और जो बादल होते हैं, मेघ भी कहते हैं, तो उसकी अलग-अलग छवियाँ बनती है। अब जैसे आज बारिश हो ही रही थी और सावन साड़ और सावन के महीने में आप लोग देखते होंगे जब बादल घिरते रहते हैं, तो अलग-अलग छवियाँ बनती है। ये ऐसे सर। लगता है जैसे कभी भग रहे हैं, कभी एक तरफ जा रहे हैं, है ना? अलग-अलग छवि दिखाई देती है हमें, अलग-अलग रूप उनके दिखाई देते हैं। तो उन्हीं छवियों का, जब बारिश उन्हीं खत्म हो जाती है। हाँ, उन्हीं रूपों का बेटा इस पहली वाली पंक्ति में वर्णन लेखक ने किया था। तो जो हिमालय पहाड़ है, वहाँ की तो प्राकृतिक छटा और भी निराली होती है। तो वहाँ का भी लेखक ने, नागार्जुन ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। और मानसरोवर झील के बारे में तो आप जानते ही हो, उसका पानी बहुत ही शीतल और बहुत ही साफ है और वहाँ पर पॉल्यूशन वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि वो केवल नेचुरल स्थान पर है, हिमालय की चोटियों पर। आजकल जो मानसरोवर शुरू से ही है तो वो तिब्बत में स्थित है, कैलाश पर्वत के पास, और वहाँ भगवान शिव का वास माना जाता है। ये तो आप लोगों को सबको पता ही होगा। और मानसरोवर की यात्रा हर साल होती है और वहाँ पर कई श्रद्धालु जाते हैं। तो वो नेचुरल पॉइंट है, वो प्राकृतिक सुषमा वहाँ की अत्यंत ही निराली है। तो उन्हीं का लेखक ने, नागार्जुन ने वर्णन किया है। दूसरा पद था बेटा, तुंग हिमालय के कंधों पर, यानी ऊंचे ऊंचे जो हिमालय की चोटियां थी। इसमें कवि ने पर्वत के जो शिखर है यानी चोटियां ऊंची ऊंची, उन पर जो उमड़ते घुमड़ते बादल है, मेघ है, उन्हीं की प्राकृतिक छवियों का बहुत ही सुंदर चित्रण इसमें किया है। कि वहां पर ऊंचे हिमालय की घाटियों में पानी की बड़ी बड़ी अनेक छोटी और बड़ी क्या है, झीलें हैं। यदि कुछ छात्रों को पहाड़ों पर उत्तराखंड वगैरह या इधर सिक्किम सिक्किम वगैरह कहीं भी जाने का, हिमालय हिमाचल प्रदेश मौका मिला होगा, तो वहां देखा होगा आप लोगों ने, पहाड़ों से नेचुरल झरने बहते रहते हैं और जहां आकर के पानी इकट्ठा हो जाता है एक जगह, वो झील होती है। तो हिमालय की घाटियों में पानी की अनेक छोटी बड़ी झीलें हैं और इन झीलों का जो पानी है वो बहुत ही सांवले रंग का नीला जल, तो वो कैसा होता है, बिल्कुल स्वच्छ और साफ पानी होता है। और उसमें हंस तैरते रहते हैं, पक्षी वगैरह। वहां पर कमल भी होते हैं, तो कमल नालों को वो खाते हैं। कमल की जो नाल होती है उन्हें हंस खाते हैं, तो उनको वो खोजते रहते हैं और जल क्रीड़ा करते रहते हैं। तो इसका सुंदर चित्रण नेचुरल ऐसे लगता है जैसे कवि ने चित्रात्मक शैली का प्रयोग भी किया है कि हमारे सामने वहां का चित्र उपस्थित हो जाता है। कई बार देखा होगा ना, बड़े बूढ़े घर में ऐसे कहानियां सुनाते हैं, तो इतने मनोरंजन ढंग से सुनाते हैं हमें, तो हमें ऐसा लगता है जैसे वो सारा घटनाक्रम हमारी आंखों के सामने ही हो रहा। तो ऐसा ही प्रकृति अच्छा। का सुंदर चित्रण नागार्जुन ने बादल को घिरते कविता में किया है। तीसरा जो पद था, जिसकी भी परसों व्याख्या की थी, उसमें जो बसंत ऋतु है उसे ऋतुराज कहते हैं, सब ऋतुओं की राजा है। तो उसका भी बहुत ही सुंदर चित्रण कवि ने किया है कि बसंत ऋतु बहुत ही सुहावनी होती है, बहुत मंद मंद वायु बहती है, सुबह का जो सूर्य है उसकी जो कोमल किरणें हैं वो चारों ओर फैलती है। तो देखा होगा ना, जैसे वो पहाड़ों पर जब जाते हैं हम और चारों तरफ हरियाली होती है, पशु पक्षियां चहचहाट करते रहते हैं, झरने बह रहे होते हैं, और जब वहां हम सूर्योदय का चित्रण देखते हैं, बाल अरुण कहते हैं जिसे, तो जब सूर्य उदय होता है तो उसकी जो किरणें होती है वो हमें बहुत ही अच्छी लगती है और वो स्वास्थ्यवर्धक भी होती है। इसलिए तुमने देखा होगा ना, कई लोग सुबह सुबह उठते ही जल्दी नहा धो के उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं। तो उसका रीजन क्या है, एक वैज्ञानिक रीजन भी है कि वो किरणें होती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इसलिए जो बाल सूर्योदय है, प्रातःकालीन सूर्य, उसकी जो कोमल किरणें हैं वो चारों ओर फैली होती है, आसपास की चोटियां भी कैसी दिखाई देती है, सुनहरी दिखाई देती है, क्योंकि उनके ऊपर अरुण, इसीलिए कहते हैं अरुण रंग का,
जो सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ता है तो सोने की तरह वो चोटियाँ चमकती हैं। तो जब कभी आप लोगों को पहाड़ी स्थानों पर जाने का मौका मिले तो तब वहाँ पर आप देखोगे, तो आपको भी दिखाई देगा कि सूर्य उगता हुआ दिखाई देता है, तो चोट उनकी किरणें जब उन चोटियों पर पड़ती है, और हिमालय पर तो बर्फ भी है, तो उन पर जब उनका किरणों का प्रकाश पड़ता है तो वो चोटियाँ सोने की तरह, स्वर्णमय की तरह हमें दिखाई देती है, प्रतीत होती है। और इसमें चकवा चकवी के बारे में भी बताया गया है एक। तो इसका, जैसे परसों मैंने कहा था ना भाई, चकवा चकवी को श्राप कैसे मिला, क्या है, तो इसका कोई प्रामाणिक कोई उदाहरण या प्रमाण मिलता नहीं है कि भाई चकवा और चकवी रात को बिछुड़ जाते हैं और फिर जुड़ते हैं। तो इसका कोई प्रमाणिक प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है। कई सारी किंवदंतियाँ प्रचलित होती है, तो उनके बारे में हमें ध्यान देना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक जिसका प्रमाण ना हो उसे हमें सत्य नहीं मानना चाहिए। अब बेटा जो चौथा पद है, जिसकी व्याख्या अभी डॉक्टर वीएन प्रसाद जी करेंगे, तो उस पद के अंतर्गत कवि ने पर्वत के शिखर पर उमड़ते हुए बादलों का तो वर्णन किया ही है, साथ ही इसमें कस्तूरी मृग का भी वर्णन किया है, और वो प्रतीक के रूप में किया है कि जैसे किसी व्यक्ति के पास सब कुछ है, लेकिन उसे अपने जो गुणों का पता ही नहीं होता है, और वो इस सांसारिक माया मोह में भगता रहता है। वो स्थिति कस्तूरी मृग की होती है। तो कस्तूरी मृग जो होता है, ऐसा हिरण जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है, वो बहुत ही सुगंधित होती है, मादक होती है, और उसके कई औषधीय गुण भी होते हैं। तो उसको वो खुशबू आती है उस हिरण को, और उस मादकता में वो उसको ढूंढता है। जैसे कहीं से कोई बहुत अच्छी सुगंध आती है तो हम भी तो खोजते हैं कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है, तो उसके लिए हम उसको खोजने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही वो हिरण है, वो बिल्कुल उस खुशबू से, उस सुगंध से बिल्कुल मदमस्त हो जाता है, और उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भागता रहता है। तो ये प्रतीक के रूप में वर्णन होता है कि जैसे कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है, लेकिन हम उनको समझ ही नहीं पाते हैं और माया मोह में फंसे रहते हैं, और इस सांसारिकता में भाग दौड़ करते रहते हैं। तो आगे डॉक्टर वीएन प्रसाद जी, जो चौथा पद है बेटे, दुर्गम बर्फानी घाटी में शस्त्र सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि में उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इसकी व्याख्या आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। और इसमें मृग को चिढ़ते हुए भी दिखाई देता है कि जैसे हम किसी चीज को प्राप्त करने के लिए भागते हैं, दौड़ते हैं, और वहां हम पहुंचते हैं और वो चीज हमें मिलती नहीं, इसे मृग तृष्णा भी कहते हैं। तो आइए डॉक्टर वीएन प्रसाद जी, हाँ सर, आप। नमस्कार। हाँ जी सर। मैं बंसल सर लेफ्ट हो गए, मैं बंसल सर जुड़े थे, मैं उनको थैंक्स बोलने वाला था कि बहुत अच्छा लगा आप मेरी क्लास में जुड़े। अच्छा अच्छा। हाँ, बंसल सर अभी थे क्लास में। हाँ हाँ हाँ। तो आपने कविता तो पढ़ी दी है, फिर भी मैं कहता हूँ कि ये नागार्जुन की कविता है, और नागार्जुन जी के बारे में आपने बता ही दिया है। दुर्गम बर्फानी घाटी में सत सहस्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इसमें उन्होंने प्रकृति के स्वरूप वहां पाए जाने वाले जो जानवर हैं, कस्तूरी मृग, उसके बारे में इन्होंने चर्चा की है। अब यहाँ पर दुर्गम होता है जहाँ दुर्गम, जहाँ गम यानी जाना, गम धातु है ये, और गमन करना, तो गम धातु है। गम दुर का मतलब होता है जो काफी कठिन है। और सत यानी 100, सहस्र यानी हजार, उन्मादक यानी मदमस्त करने वाला, मोहित करने वाला, और परिमल कहते हैं सुगंध को, धावित कहते हैं, धावित यानी धावना, धावत, धावती जो है वो भी धातु है, तो उसका अर्थ होता है दौड़ना। तो ये जैसा आप सबको पता है कि
ये नागार्जुन जी की कविता है और बादल को घिरते देखा है पाठ से है। दुर्गम बर्फानी घाटी में, बर्फानी कहते हैं जहां बर्फीली घाटी है, बर्फ से ढकी हुई है, और वहां पर सत सहस्र फुट, सैकड़ों हजारों फुट ऊपर ऊंची चोटी पर जहां बर्फ गिरे हुए हैं, वहां के उस पर अलख नाभि से उठने वाले, वहां पर सुगंध सी बिखरी हुई है। अलख नाभि, अलख नाभि से जो, अब नाभि जो है वो कस्तूरी मृग के संदर्भ में है। कस्तूरी मृग के नाभि से जो अलख यानी जो सुगंध निकल रही है वो बिखरी हुई है चारों तरफ। इससे वहां का वातावरण बहुत ही सौम्य सुगंधमय बना हुआ है। निज के ही उन्मादक परिमल, अब ये जो कस्तूरी मृग है उसका खुद का ही, और उस ये जो कस्तूरी का गंध है ये प्रत्येक हिरण में नहीं होता है। आपको मैं बता दूं, ये कुछ ही जो बिल्कुल व्यस्क हैं हिरन, उनमें होता है और कुछ में होता है, सेलेक्टेड में होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि निज के ही उन्मादक, खुद के ही उन्मादक, खुद को ही मस्त करने वाले उस गंध से के पीछे वो भागते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं लगता कि ये गंध कहां से आ रही है। तो वो उसके पीछे भागते हैं। और कहा भी गया है कि कस्तूरी मृग ढूंढे बनमाही, कबीर ने कहा भी था कि कस्तूरी मृग नाभि बसे मृग ढूंढे बनमाही। तो वो उसके नाभि में बसता है और वो वन वन में ढूंढता रहता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता लगता कि ये गंध आ कहां से रही है। तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, और जब इस गंध के पीछे जहां वो दौड़ रहा है, जब उसे वो नहीं पकड़ पाता है कि कहां से आ रहा है, तब उसे अपने पर ही क्षोभ होता है। और क्षोभ कब होता है? जब आदमी को गुस्सा आता है, जब वह खुद से हारता है, खुद उसको अपने बारे में पता नहीं लगता है। तो कस्तूरी मृग जिस मृग के अंदर है वह अपनी ही गंध से मदमस्त होकर उस बर्फीली चोटियों पर भागता है, और उसे ये पता नहीं लगता कि ये गंध आ कहां से रही है, यह सुगंध कहां से व्याप्त हो रही है। तो वह खुद पे चिढ़ता भी है। बादल को घिरते देखा है, पूरा का पूरा जो अंतरा है ये बर्फीली चोटी पर किस तरह से हिरन कुलाचे भरता है, और उस कस्तूरी मृग से वहां का वातावरण किस तरह से सुंदर और सुरमय होता है, उसका चर्चा है इसमें। तो कवि ने बर्फीली घाटी का वर्णन किया है, और कस्तूरी मृग जो वहां पाया जाता है हिमालय में, उसकी उन्मादकता का चर्चा इन्होंने यहाँ पे की है। इसमें जो शब्दावली है, सत सहस्त्र, दुर्गम, बर्फानी, उन्मादक, ये सब के सब तत्सम शब्दावली के शब्द हैं। तरल तरुण, तो ये संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली है। भाषा जो इनकी है वो चित्रात्मक है। मैंने पहले ही बताया कि चित्रात्मक भाषा वो होती है जब पता लगता है। बेटा सूरज, कैमरा बंद कर लो, कोई जरूरत हो पूछना हो तो चालू कर लेना। तो भाषा इनकी सहज है, सरल है, आसानी से पहचान में आने वाली है। ये इसकी विशेषता है इस काव्य की। उसके बाद पांचवा जो अंतरा है वह है, कहां गया धनपति कुबेर, वह कहां गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरसा बरस पड़ा होगा न यहीं पर, जाने दो वह कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण जारों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। धनपति कुबेर, ये कुबेर जो है वो धन के देवता माने जाते हैं, कुबेर को धन का देवता माना जाता है। अलका कुबेर की नगरी है, अलका जो है वो उस नगर का नाम है जहां कुबेर रहते हैं। कालिदास, कालिदास के संस्कृत के मेघदूतम में
अलका का वर्णन है। मेघदूत उनका महाकाव्य है कालिदास जी का, और ये संस्कृत के महान कवि रहे हैं। भारत में इनको द्वितीय शेक्सपियर कहा जाता है। और नभचुंबी यानी आकाश को छूने वाला, नभ नभ जो है आकाश का पर्यायवाची है, छूने वाला, आकाश को छूने वाला। कैलाश पर्वत के बारे में बता ही दिया है सर ने कि कैलाश जहां शिव का निवास माना जाता है, और शीर्ष यानी शिखर पर सबसे ऊंचा। तो यहां पर कवि कहते हैं कि मैंने कालिदास के मेघदूत में पढ़ा था कि धन के देवता कुबेर की अलका नगरी हिमालय में स्थित है। कहां गया धनपति कुबेर वह, कहां गई उसकी वह अलका। यानी हिमालय में जब मैं ढूंढ रहा हूं, पहुंच गया हूं, तो वहां पर कुबेर की नगरी मुझे पता नहीं लग रही है। तो वो धनपति कुबेर, धन का जो मालिक है, वह कुबेर कहाँ है और कहाँ उनकी अलका है। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। और कालिदास, ऐसा लगता है जैसे कि कालिदास की जो अलका नगरी थी वो कहाँ खो गई है। वहां पर जो हिमालय में स्थित थी वह इन्हें नहीं मिल रहा है। व्योम प्रवाही गंगा जल का, आकाश से जो गंगा का प्रादुर्भाव होता है, जो निकलती हुई दिखाई देती है, वो चीज अब हमें ऐसा लग रहा है कि वो लुप्त हो गई है, वो दिखाई नहीं दे रही है। बहुत ढूंढा परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर। मेघदूत उनकी रचना है, और वो मेघ को दूत के माध्यम से बनाते हैं, और वो जो मेघ आकाश में विचरण कर रहा है वो दूत कहां दिखाई दे रहा है इसमें। ऐसा लगता है कि बहुत ढूंढने पर भी वो मिला नहीं, न तो कुबेर मिला, न उनकी अलका नगरी मिली। लगता है कि मेघदूत भी कहीं छुप गया है। इसका पता कौन बता सकता है। शायद कालिदास के मेघ में भी यहीं पर बरस गए होंगे। उनका कि कौन बताए यह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर। अब ये कौन बता दे कि जो मेघदूत है, मेघ रूपी जो दूत है, संदेश वाहक है, वो यहीं नहीं बरस गया होगा। जाने दो वह कभी कल्पित था। अब फिर कह रहे हैं कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं। वो जो कवि की कल्पना थी कि मेघदूत है, शायद कवि की कल्पना रही होगी, और उस कल्पना को सत्य तो नहीं मान सकते, परंतु सत्य तो ये है। अब इन्होंने, अब तक तो कालिदास के मेघदूतम के माध्यम से, मेघदूत के माध्यम से इन्होंने कहा कि वो तो कभी कल्पित था, लेकिन अब जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है, जो सत्य है, वो मैं बता रहा हूं कि नभचुंबी कैलाश शिखर पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है। कहा कि सत्य तो है कि मैंने भीषण शीत ऋतु में आकाश को चूमते हुए कैलाश शिखर पर महान बादलों को आपस में टकरा टकरा कर, गरज गरज कर बरसते देखा है। यानी जिस मेघदूत की कल्पना की गई है वो मेघदूत तो हमें नहीं दिखाई दिया, लेकिन मैंने तो भीषण जाड़ों में, जब कि पूरा बर्फ से ढका हुआ है, ठंड इतनी ज्यादा है, पूरी बर्फीली है, उसमें भी महामेघ को झंझा नील से, आपस में बड़े बड़े बादलों के झुरमुट से भिर भिर कर गरज गरज भिड़ते देखा है, यानी बरसते हुए देखा है। यहाँ पे गरज गरज जो शब्द है वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बादल को घिरते देखा है। सर, चुंबी का मतलब क्या होता है? चुंबी का मतलब होता है जो आकाश को चूमता हुआ, जो ऊंचाई है ना, जैसे अब वह आकाश को पहुंच जाए, छू ले। चूमना मतलब छू लेना, चुंबी मतलब गगन नभ चुंबी, आकाश को चूमती हुई, छूती हुई। यहाँ पर और छूने सर, का नब अर्थ का है कि मतलब? वहां तक पहुंच जाना। आकाश जो है वो बहुत ऊंचा है, और पहाड़ इतनी ऊंचाई पर है, हिमालय की जो चोटी है वो इतनी ऊंची है, और मेघ जो है वो उसके नजदीक है। तो ऐसा गगनचुंबी, ऐसा लगता है कि आकाश को छू रहा है। गगनचुंबी होने का मतलब है आकाश को छूता हुआ प्रतीत होता है। आप अभी उसको अगर ऐसे समझेंगे, आप अपनी छतों पे जब ऊंचाई पर खड़े हो जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आकाश का एक किनारा धरती को टच कर रहा है। किसी भी दिशा में देखेंगे तो एक अंत दिखाई देता है, जबकि कहीं हम जानते हैं कि धरती को आकाश कहीं टच नहीं करता है, लेकिन हमें दिखाई देता है। उसी तरह से कवि को दिखाई दे रहा है कि उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है, और इसीलिए पर्वतीय क्षेत्रों में आप जब बड़े पर्वत देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत नजदीक है, पर जाने में बहुत समय लगता है। उसकी ऊंचाई के कारण हमें यह प्रतीत होता है कि वह हमारे बहुत नजदीक है। तो वह आकाश को छूता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसको गगनचुंबी कहा गया। समझ में आ गई बात? यस सर। गिरते देखा, यानी जिस तरह से बादलों को इस जाड़े में, भीषण जाड़े में भी हमने बरसते गरजते देखा है, और वो जो वर्षा हो रही है वो बहुत तेज है, ये वहां पर
महामेघ को, मतलब मेघ नहीं महामेघ की संज्ञा दे रहे हैं झंझानील से, यानी एक दूसरे से भिड़ते हुए। जब देखते हो आप बहुत तेज बौछारें पड़ती है बारिश की, तो बूंदें एक दूसरे से टकराने लगती है और बहुत आवाज आती है तेज। तो इसी तरह से इन्होंने कहा कि गरज गरज भिड़ते देखा है, ऐसा लग रहा है जैसे दोनों चारों तरफ के बादलों से लड़ाई शुरू हो गई है और वो एक दूसरे से ज्यादा बरसना चाहते हैं। तो ये इस तरह का भाव है कवि का, नागार्जुन का। कैलाश पर्वत पर शीत ऋतु में, अब इसकी जो विशेषता है वो बता देता हूं कि कैलाश पर्वत पर जो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है हिमालय की, वैसे एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, तो वहां पर शीत ऋतु जो घनघोर है, काफी सर्द है, जहां पर मान लीजिए कि -40 डिग्री सेल्सियस तक है, जैसे कारगिल वगैरह में -40 डिग्री से भी ज्यादा चला जाता है, उन चोटियों पर भी घनघोर बरसात हो रही है। ये इन बादलों का सुंदर चित्रण है। मेघदूत का, इन्होंने मेघदूत का वर्णन किया है, तो कालिदास की अलका जो मेघदूतम है काव्य, उसमें भी अलका नगरी की चर्चा है और मेघदूत है, मेघ को संदेशवाहक बनाकर उन्होंने भेजा है। तो ये उन्होंने उस मेघ को बरसते हुए देख करके कहा कि कवि ने इसी को लेकर के या ऐसा कोई दृश्य देखा होगा जिससे उन्होंने ऐसी कल्पना की है। तत्सम शब्दावली है इसमें, तद्भव भी है, कवि कल्पित में अनुप्रास अलंकार है। कवि कल्पित हमने पहले पढ़ाया है कि कवि कल्पित, जाने दो वह कवि कल्पित था, तो कवि में क वर्ण की आवृत्ति है, कवि कल्पित था में अनुप्रास अलंकार है, और गरज गरज में मैंने पहले बताया पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है यहाँ पर। तो बच्चों भाषा इसकी सरल है, प्रासंगिक है, तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द अगर आप कहेंगे तो मैं बता देता हूं कि व्योम जो है वो तत्सम है, मेघदूत भी तत्सम शब्द का ही है, और कल्पित ये भी है। इस तरह से ये शब्द जो है वो तत्सम के प्रयुक्त हुए हैं। तद्भव शब्द की, उसके बाद जो शब्द हैं वो तद्भव हैं, तो तत्सम और तद्भव शब्दावली इसमें प्रयुक्त है। अब जो छठा अंतरा है इनका, सत निर्झर झरनी कल मुखरित देव दारु कानन में, सोनित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघर गलों में, कानों में कुबलय लटकाए सतदल लाल कमल वेनी में, रजत रचित मणि खचित कला में पान पात्र दक्षाश्रभ पुड़ित, रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरा रुन आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की, मृदुल मनोरम अंगुलियों को बंसी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा। अब ये थोड़ी सी अंतरा लंबी है, और इसमें है कि इसमें भी बहुत सारे तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, और इसमें है कि सत सौ, यानी सत यानी पहले ही बताया सैकड़ा, 100, निर्झर निह जमा झर, लगातार झरने वाला झरना, देवदारू देवदार के वृक्ष, और ये हिमालय पर बहुत लंबे लंबे चीर और देवदार के जो पेड़ होते हैं उसके बारे में है। कानन, कानन कुसुम जंगल, सोनित यानी लाल, धवल, धवल बिल्कुल सफेद बगुले के पंख की तरह, कुंतल बालों की चोटी, इंद्रनील नीलम, नीले रंग की कीमती पत्थर जिसको नीलम पत्थर कहा जाता है, कुबलय भी नीलकमल के संदर्भ में है, सतदल कमल को कहते हैं, कमल का पर्यायवाची है सतदल, रजत रचित चांदी से बना हुआ, रजत रचित चांदी, रजत चांदी को बोलते हैं, रचित चांदी से बना हुआ, मणि रचित मणियों से बना हुआ, रचित का मतलब होता है रचना करना, बनाना, और मणि और चांदी, रजत जो है वो दोनों धातु हैं, पान पात्र मदिरा का, बनाते हैं, लोहित यानी लाल, त्रिपदी तिपाई, निदाग, निदाग कहते हैं, निदाग मतलब बेदाग, दाग रहित, मैं तुम्हारा पीने से लाल हो जाती है, किन्नर, देवलोक में किन्नर तो वैसे हमारे यहाँ जो है वो थर्ड जेंडर को कहा जाता है, लेकिन ये देवलोक में कला प्रिय यानी विभिन्न तरह की कलाओं को प्रदर्शित करने वाले होते हैं, वो किन्नर किन्नरियां कहलाते हैं। ये देवलोक के संदर्भ में है कि जो देवलोक है, देवताओं का जो वास है, वहां पर इनका होता है, जबकि हमारे यहाँ थर्ड जेंडर को कह देते हैं लोग, तो ये थर्ड जेंडर से आप मत लेना इस संदर्भ में। अब इसमें कहता है कि मैंने सत निर्झरनी कल
मुखरित देव दारु कानन में, सत निर्झर, सत में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और कहता है कि मैं देखता हूं कि हिमालय पर्वत में देवदार के अनेक घने जंगल हैं और उन चोटियों से छोटे छोटे बड़े बड़े सैकड़ों झरने इन्हीं जंगलों में, कानन में, इन्हीं जंगलों में बहते हुए दिखाई देते हैं, बहते रहते हैं। और इन जंगलों के में किन्नर जो जनजातियां हैं, जो वो हैं, छाई हुई कुटी के भीतर रंग, अब ये सोनित धवल भोजपत्रों से, धवल भोजपत्र, जो भोजपत्र पे पहले लिखने का काम होता था, अभी भी मिलता है पर अब महंगा है, तो उस पर भोजपत्र पे कुछ लिखने की जो हमारे यहाँ भारत में परिपाटी है वो भोजपत्र से शुरू हुई थी। तो कहते हैं कि छाई हुई कुटी के भीतर, भोजपत्र से जो कुटी छाई हुई है उसके अंदर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों के से कुंतल को साजे, और उसके कुटी के अंदर, भोजपत्र की कुटी के अंदर फूलों से, और कुंतल तो मैंने बता ही दिया था कि उससे वो बालों की जो चोटी है, यानी फूलों को बालों की चोटी से सजाए हुए इंद्र नील की माला डाले, नीले रंग की, इंद्र के जैसा नीला रंग लिए हुए उसकी माला डाले हुए, शंख सरीखे सुघर गलों में, शंख सरीखे कहते हैं शंख, शंख के जैसा, शंख जैसे पतला होता है आगे से, उसी तरह से गला जो इसका पतला होता है उसको शंखदार, तो शंख के जैसे गले में माला डाले हुए, सुघर, सुघर कहते हैं जो सुंदर, सुंदर गले में माला डाले हुए, कानों में कुबलय लटकाए, और कानों में जो है वो नीलकमल लटका हुआ है, यानी कानों में जैसे बाली पहनते हैं उस तरह से। सतदल लाल कमल बेनी में, सतदल, सतदल हमने बता ही दिया था, कहते हैं कमल को, कि उसके वेनी में, जूड़े में लाल कमल के लगाए हुए हैं। रजत रचित मणि खचित कलामय, रजत रचित मणि खचित, विभिन्न तरह के रजत चांदियों से और मणियों से चित्रित, कलामय, पान पात्र दक्षाश्रम पूरित, पान पात्र और खास करके जो मदिरा वगैरह पीने का जो कलश होता है वो बहुत सजाया जाता है, तो वो उन सब से सजा हुआ है। रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर, सभी अपने अपने सामने रखे हुए हैं लोहित चंदन, लाल रंग के चंदन से अपने त्रिपदी यानी मस्तक के बीच में। नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, नरम निदाग, नरम यानी मृगों के जो छाल हैं, चमड़े की जो छाल है उस पर बैठ करके और मृग छालों पर पलथी मारे हुए हैं। बाल कस्तूरी है यानी हिरण के छोटे बच्चों का जो खाल है उस पर, मदिरा ऋण आंखों वाले, अब ये है कौन, ये सारा जो क्रियाकलाप है वो किनका है, उन्मद किन्नर किन्नरियों का। हमने अभी बताया कि स्वर्ग लोक में खेल करने के लिए, विभिन्न तरह के कला को प्रदर्शित करने के लिए जो है वो इस तरह से सजे हुए हैं। उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को बंसी पर फिरते देखा है, और वो उन्मत्त हैं, मदमस्त हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी नशे में है, और उनको अपनी कोमल और मनोहर अंगुलियों से हमने बंसी को बजाते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है मतलब चारों तरफ से छाए हुए देखा है। तो ये इसकी व्याख्या थी। कवि ने यहाँ जो स्वर्ग में बसने वाले और विभिन्न कला का प्रदर्शन करने वाले किन्नर किन्नरियां हैं, हिमालय पर स्वर्ग माना जाता है, तो उसके स्वच्छ और सुंदर स्थान का वर्णन है, और वहाँ पर उनके सौंदर्य और मानवता का वर्णन किया है इन्होंने। अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश हमने बता ही दिया है, अलंकार इसमें है, और शैली वर्णनात्मक एवं चित्रात्मक पहले ही बता दिया, यह हर पाठ में है क्योंकि हिमालय का जो पूर्ण वर्णन है वो दिखाई देता है। भाषा सहज और सुंदर है, शब्दावली का प्रयोग है, ये इसकी विशेषता है। तो ये था आज संपूर्ण काव्य की व्याख्या का प्रसंग। अब मैं विष्णु सर से आग्रह करूंगा कि क्या वो प्रश्न पत्र पर भी चर्चा करना चाहेंगे कि जो कुछ, बिल्कुल सर, बिल्कुल, उन पर भी क्या आगे हाँ सर, कैसे करेंगे। तो धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, आप लोगों को डॉक्टर वीएन प्रसाद जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से जो 3 पद शेष रह गए थे उनकी व्याख्या बताई है आप लोगों को।
और भाव पक्ष और कला पक्ष पर भी विस्तार से चर्चा की। तो अब हम चर्चा करते हैं बेटा जो इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, और इस पाठ से प्रश्न जरूर आते हैं बेटा। तो जैसे कि एक क्वेश्चन होता है, पहला प्रश्न कि कविता में चित्रित प्रकृति चित्रण एवं जनजीवन का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए या लिखिए। तो ये पूरी कविता है, इसमें प्रकृति का चित्रण तो है ही, तो उसका वर्णन करना है आप लोगों को। साथ ही जनजीवन के बारे में, तो जनजीवन के बारे में तो अभी अभी जो इस पद में लास्ट वाले में जो किन्नर किन्नरियों का वर्णन किया है वो जनजीवन के बारे में ही है। तो इस कविता में वर्षा ऋतु में जो पर्वत के चोटियों पर बादलों को जो घिरते हैं उनकी शोभा का वर्णन किया है। ओस कणों को मोती के समान बताया गया है। ओस का कमल के फूलों पर गिरना, इसका भी बहुत ही सुंदर चित्रण, मनोहारी चित्रण लेखक ने या कवि ने, नागार्जुन ने किया है। हिमालय पर जो कई सारी छोटी बड़ी झीलें हैं और उनमें हंसों के तैरने के दृश्य का भी बहुत ही सुंदर लेखक ने चित्रण किया है। बसंत ऋतु के जो प्रातःकालीन सूर्य की किरणें हैं उसकी अनोखी छटा का वर्णन लेखक ने किया है। साथ ही आपने देखा होगा कि कस्तूरी मृग जो अपनी नाभि में उठने वाले सुगंध के पीछे पागल की तरह दौड़ता है, उस दृश्य का भी सुंदर चित्रण किया। तो ये तो हो गया प्रकृति चित्रण। जनजीवन का भी लेखक ने चित्रण किया है कि प्राकृतिक वातावरण के साथ ही साथ जो किन्नर किन्नरियां हैं वो बिल्कुल सज धज के सजे हुए हैं और मृगशालाओं पे बैठे हुए हैं, चिंता से दूर होकर के मदमस्त हो रहे हैं। और चंदन की तिपाई पर जो चांदी की बनी हुई मणियों से सजे हुए जो शराब पीने वाले जो पात्र है उससे वो शराब पी रहे हैं और बैठ कर के वो वीणा बजा रहे हैं। और उनकी जो वेशभूषा है, साज सज्जा, उसका भी मनोहारी चित्रण लेखक ने किया है। तो जो ये पहला क्वेश्चन था कि इसमें प्रकृति के चित्रण को और जनजीवन का जो वर्णन किया लेखक ने उसका अपने शब्दों में वर्णन करना था। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन होता है बेटा वो ये है कि लेखक ने बादलों के सौंदर्य का चित्रण तो किया ही है, इसके साथ साथ और किन दृश्यों का वर्णन किया है? तो कोई बच्चा बताएगा कि जो पूरी कविता है इसमें 6 पद है, लगभग 6, तो उसमें देखो आप कि बादलों के सौंदर्य का तो वर्णन किया ही है लेखक ने। तुम्हारी दृष्टि से और किसी दृश्य के बारे में पता है जिसका लेखक ने वर्णन किया है? और भी कई सारे दृश्यों का वर्णन किया है। तो क्वेश्चन यही होता है कि बादलों के सौंदर्य चित्रण से हटकर नागार्जुन ने इस कविता में और किन दृश्यों का चित्रण किया? सर इसमें पारस हिमालय बताएगा का भी बेटा किया और है। कौन सा? सर हिमालय सर का भी बारिश किया का। है। अच्छा, और सर वहाँ के मंदिर वगैरह का, सर मंदिर का मतलब सर छोटे का भी करा है उसने, नील कमल का सर भी है बादल का। उसमें। और सर बारिश वसंत का ऋतु क्या है? का। दृश्यों की पूछ रहे हैं। ये तो प्राकृतिक सर चित्रण हो वसंत गया, ऋतु का। बादल का सौंदर्य चित्रण हो गया। अजय और कौन किस किस के दृश्य का देखा नहीं? जो सर कस्तूरी हिमालय मृग का के हो गया। डोलने के दृश्य का वर्णन किया है ना सर हिमालय का। बेटा? समझो इस क्वेश्चन को भाई, हिमालय का तो किया ही है, लेकिन जो दृश्य है ना, जैसे कस्तूरी मृग दौड़ रहा है तो उसका चित्रण किया है। चकवा कालिदास जी का चकवी भी के किया है। प्रणय कलय का पढ़ा है ना। किन्नर कालिदास जी का किन्नरियों के किया है। दृश्य का। विष्णु सर, इसमें जो है ना प्रवासी पक्षियों बेटा का भी हम चर्चा पूछ रहे किया, हैं कि कमलनाथ और के किन कवि दृश्यों का वर्णन का किया भी है? चर्चा किया, हंस का चर्चा किया, चकवा चकवी का बिल्कुल प्रणय कलह भी किया, किन्नर जाति का भी किया। तो बिल्कुल। ये सारी चीजें जो है ना, ये दृश्य उन्होंने उपस्थित कर दिया है। और जो बिल्कुल हंस जो दीर्घ हंसों का, तो यही इसका आंसर होगा, उत्तर होगा कि बादलों के सौंदर्य चित्रण के साथ साथ नागार्जुन ने और किन दृश्यों का सजीव चित्रण किया है? तो इसमें होगा बेटा कस्तूरी मृग के दौड़ने का दृश्य, चकवा चकवी के प्रणय कलय का, उसके कर्णों पर कमलों के गिरने का, किन्नर किन्नरियों का, और हंसों के झील में तैरने के दृश्य का, इनका उन्होंने चित्रण किया है।
वर्णन किया है। अब दूसरा क्वेश्चन होता है बेटा, बार बार में इसमें आता है कि कविता में बादल को गिरते देखा, ये पंक्ति बार बार में आती है। तो ये बार बार में दोहराए जाने से कविता में क्या सौंदर्य आया? तो इसका आंसर होगा कि बार बार ये बादल को गिरते देखा पंक्ति को दोहराने से कविता के सौंदर्य में वृद्धि हुई। गाने सुनते होंगे ना आप लोग, उसमें भी तो एक लाइन ऐसी होती है जो बार बार में उसको दोहराया जाता है। तो उससे क्या होता है, कविता में एक तो लय और एक ध्वनि सौंदर्य की सृष्टि होती है ना। लय बनती है और ध्वनि सौंदर्य बनता है। तो ऐसे ही इस कविता में बार बार जो ये बादल को घिरते देखा है, इस पंक्ति को बार बार में दोहराया गया है। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, प्रणय कलह से क्या तात्पर्य? प्रणय कलह से क्या तात्पर्य, यानी क्या मतलब है, प्रणय कलह क्या होती है? तो किसी को पता है इसका आंसर, या हम ही बताएं? सर प्रेम भरी तकरार। प्रणय होता है बेटा जो, हाँ क्या कह रहा है पारस? सर प्रेम भरी तकरार। बेटा जो प्रेमी और प्रेमिका होते हैं वो आपस में प्रेम भरी तकरार करते हैं, झगड़ते हैं ना आपस में, तो उसे ही प्रणय भरी कलह कहते हैं, यानी प्रेम भरी तकरार। उसमें वो गुस्से में झगड़ा नहीं होता है, वो प्रेम भरी तकरार होती है, आपस में वो प्रेम की मिठास उसमें शामिल होती है। तो प्रेमी और प्रेमिका जो आपस में छेड़छाड़ करते हैं उसे ही प्रणय कलह कहते हैं। और ये यहाँ पर किसके लिए आया है? चकवा चकवी के संदर्भ में इसको प्रयोग लेखक ने किया था। अब अगला क्वेश्चन है बेटा कि कस्तूरी मृग को अपने पर ही चिढ़ने का क्या कारण है? कस्तूरी मृग अप चिढ़ता है ना, उसका कारण क्या है? कौन बताएगा? चमन, अभिषेक, आदर्श, होगा। हम लोग टॉफी लेते हैं, उसको देते हैं, ले बेटा खा ले, है ना। वो हाथ करता है और हम फिर वापस उसको देते नहीं, छुपा लेते हैं। ऐसे करते हैं ना कई बार घरों में, फिर बाद में वो चिढ़ने लग जाता है, रोने लग जाता है, उसको लेता ही नहीं। वो स्थिति क्या थी हिरण की, कि वो दौड़ रहा है, उसको कस्तूरी की सुगंध आ रही है और उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ता है, भग रहा है, लेकिन वो कहीं मिल ही नहीं रही। तो वो थक गया और थक करके वो अपने आप पर ही चिढ़ने लग गए। तो कस्तूरी जो मृग है हिरण, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है और उसकी जो सुगंध है उसे वह मस्त कर देती है उसे। और वो भोला हिरण क्या करता है, उसे इस बात का पता ही नहीं है, वो इस चीज से अनभिज्ञ है कि वो जिसको ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा है, वो तो उसकी नहीं, लेकिन वो उसको ढूंढ नहीं पाता है। और कस्तूरी को कहीं भी जब वो नहीं पाता है तो फिर वो खीज उठता है, उसे अपने आप पर गुस्सा आता है। वो अपने आप से चिढ़ने ये बेटा इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनमें से कोई न कोई प्रश्न परीक्षा में जरूर आएगा। और परसों जो वो होगा, हमारी क्लास होगी 7 बजे ही लेंगे, उसमें ये खंड में से एक पाठ और रह गया है। हैं? बेटा एक दिन छोड़ के एक दिन, है ना? अच्छा कल और उसमें है धूमिल कवि की घर में वापसी, उसका हम अध्यापन करेंगे, उसको हम पढ़ाएंगे। तो इसके प्रश्न उत्तर आप लोग में जरूर कर लेना जो ये मैंने बताए हैं, क्योंकि जब भी स्कूल लगेगी एक एक नंबर के जो हाँ बिल्कुल सर जी, हाँ सर, उसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि इसमें 40 हाँ जी, हाँ 10 जी, नंबर के ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्टिव बनता है कि बिल्कुल बिल्कुल सर, जो रचित उपन्यास हैं वो कौन कौन से हैं, उनमें से 1 या 2 के नाम वो पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। जैसे रतिनाथ की चाची है, बलचनवा है, नई पौध है, उग्रतारा है, कुंभी बात है, ये इनके उपन्यास हैं। और दूसरा इस पाठ से के अंदर से बनता है कि मानसरोवर के कमल कैसे हैं, उन पर वर्षा की बूंदें कैसे गिरती हैं। तो
मानसरोवर के जो कमल हैं वो स्वर्णिम रंग के हैं। कैसे हैं? स्वर्णिम, यानी सोने के जैसे। उस पर जो वर्षा की बूंदें हैं वो मोतियों की तरह गिरती है। कैसे गिरती है? मोतियों की तरह गिरती है। तो ये चीजें हैं। अब कहते हैं कि हंस हिमालय की झीलों में कहां से और क्यों आकर तैरते? हंस हिमालय के झीलों में तो ये प्रवास काल में तैरते हैं। ये बाहर से जब ग्रीष्मावकाश गर्मी के मौसम में जब ज्यादा उमस होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तब वो प्रवास कर जाते हैं, वहां पर झीलों में चले जाते हैं। तो ये मेरे हिसाब से था। उसके बाद इनका जन्म कहाँ हुआ? और एक बात और बेटा, इन चीजों को ध्यान रखना कि इन्होंने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया था। तो ये मासिक और साप्ताहिक पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। डॉक्टर साहब, ये बादल को गिरते देखा युग धारा से लिया गया है। हाँ, युग धारा से। सही बात है। नहीं, मैं कह रहा था कि नागार्जुन जी ने किन कविताओं का हाँ, ये प्रश्न भी हो सकता संपादन किया था। तो ये दीपक नाम से जो पत्रिका हाँ जी, हाँ मासिक थी, और विश्व बंधु जो है वो साप्ताहिक पत्रिका थी। तो ये याद रखेंगे। और एक इनके प्रति हमारा जो हमारे उसमें आ रहा है कि ये हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। तो उस पर 3 सवाल बनते हैं कि वो बौद्ध धर्म में कहाँ दीक्षित हुए थे। तो श्रीलंका में। कब हुए थे? तो 1936 में। तो ये नागार्जुन 1936 में श्रीलंका जाने के बाद बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए थे। और इनका जन्म तो बिहार में है ही, मधुबनी जिले में तरौनी और सतलखा, ये 2 गांव है वहां पर। तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया। 1911 में। हाँ, 1911 में। बहुत अच्छा जवाब सत्येंद्र। तो ये चीजें थी। अब मेरे हिसाब से और तो इस पाठ में विशेष कुछ बचता नहीं है। अगर हमारे बच्चे आगे पढ़ते हैं, इन्हें कोई अगर संदेह हो, कोई मन में प्रश्न उठे, किसी प्रश्न का जवाब लिखने में दिक्कत हो, क्योंकि सर ने बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न लिखने का तरीका बता दिया कि प्रश्न जो पूछा जाता है उसको हम लिखें कैसे। सबसे बड़ी बात होती है कई बार कि हमारे बच्चे समझते हैं कि हमें कैसे लिखना। प्रश्न तो आता है, उन्हें उत्तर आता है, लेकिन लिखने का तरीका नहीं आता, इसलिए वो लिख नहीं पाते हैं कि हमें। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, और जितना पूछ रहा है उतना ही हमें लिखना है। उसे न ज्यादा लिखना है, न उससे कम लिखना है। ठीक है विष्णु सर, तो हमारी तरफ से। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है सर। तो धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट परसों होगी 7 बजे अगली क्लास। अपने साथियों को प्रेरित करें कि वो और ज्यादा संख्या में जुड़े। थैंक यू सर। 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 सभी बच्चे धीरे धीरे लेफ्ट हो जाएंगे। शुभ रात्रि। थैंक यू सर। शुभ रात्रि सर।